हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बिजनेस स्टडी 12th क्लास काफ़ी दिनों बाद अपने कोर्स को ख़त्म करने के बाद काफ़ी दिनों बाद इस पर कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए। और मुझे लगा कि हम सब की बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जितने भी हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, क्योंकि हमारे पास जो सैम्पल आता है, सैम्पल पेपर आता है सीबीएसई का, वो इंग्लिश वर्जन तो होता है पर हिंदी वर्जन हमारे पास नहीं होता। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बिजनेस स्टडी क्लास 12th का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर था उसको हिंदी में आपके सामने रखा है। बल्कि कि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने है, ये तो दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, इसमें हिंदी और इंग्लिश है। क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिए हैं, इसके आंसर भी मैंने जो है एक गूगल डॉक्यूमेंट इसका तैयार कर लिया है। और वो मैं कुछ 2-3 दिन बाद अपनी इस वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने स्टूडेंट्स जो भी हमारे हैं उनको हम दे सकते हैं। बट अभी हम समझेंगे कि जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया था, उसको अगर हम सॉल्व करने लगे तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सो दैट हम जल्दी से जल्दी और अच्छे ढंग से पेपर को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो हम सभी पता है कि 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, 3 घंटे का हमारा पेपर होता है, बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम में। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो सैम्पल पेपर से ही मैंने ली हैं, सारी वहीं से ली गई हैं ये। तो आप देख सकते हैं इसमें कि 34 टोटल क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, पहले 20 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स के हैं और वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हैं। जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 50 to 75 जो वर्ड्स हैं उसके बीच में लिखना है। ये शायद इसकी जो ट्रांसलेशन थी वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाई। जो 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको 150 शब्दों के बीच में लिखना है, और जो 6 अंकों के पर्सन हैं उनको 200 वर्ड्स के आसपास हमको लिखना है। तो ये शब्द हैं, ये वर्ड ट्रांसलेशन में गलती हो गई है, तो इतने शब्दों में हमें लिखना है। तो कुछ 2-4 मिस्टेक हो सकती हैं, तो उनको आप इग्नोर कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा मुझे उस चीज़ के लिए। तो चलिए अब चलते हैं आगे और अपने पेपर की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कहता है कि डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी एंड देन ग्रुपिंग द एक्टिविटी विच आर सिमिलर इन नेचर। अगर हिंदी में पढ़े हम तो डैश काम को प्रबंधकीय गतिविधि में विभाजित करने और फिर प्रकृति में समान गतिविधियों को समूहीकृत करने की प्रक्रिया है। अब अगर इसके ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, समन्वय है, विभागीकरण है, संगठन संरचना है और प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व मंडल है। ठीक है, जिसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो आप देखोगे कि हम जब काम बांटने का कार्य करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में करते हैं, और उस वाले चैप्टर में हम इसके बी पोर्शन में, मतलब कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, ये सारी प्रोसेस करती हैं जहाँ पर हम काम को डिवाइड करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर था डिपार्टमेंटलाइजेशन या विभागीकरण। सेकंड जो क्वेश्चन हमारा था वो ये था कि भले ही राजनीतिक परिस्थितियां हर देश में अलग अलग हो, लेकिन व्यवसाय में एक निवेशक की भावना को लेकिन वे व्यवसाय में एक निवेशक की भावना को प्रभावित करते हैं। यदि राजनीतिक परिस्थितियों की अस्थिरता अनिश्चितता का कारण बनती है तो भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली देखो सारी जगह पर वो बार बार राजनीतिक कर रहे हैं। तो जो व्यावसायिक वातावरण हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो ऑब्वियसली है कि ये बोला गया कि उपरोक्त विवरण में व्यावसायिक वातावरण की कौन कौन सी विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहा है। तो आप देखोगे तो जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो डायनेमिक हैं, चेंज होती रहती हैं, मतलब कि गतिशील प्रकृति की हैं। तो ये पॉइंट है। अगर आप देखोगे तो वो सापेक्ष भी हैं, मतलब कि रिलेटिव भी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनका फ़र्क पड़ता है। और उसके अंदर विशिष्ट और सामान्य बल ये भी हैं। तो आप पाओगे कि तीनों विशेषताएं जो एक व्यावसायिक वातावरण की होती हैं वो इस सिचुएशन में आपको मिल जाएंगी। हाँ, अगर इसमें ये पूछा होता हो कि वातावरण कौन सा है तो हमें बार बार उसका हिंट मिल रहा था। अभी जो इसका आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो
अभी हम इसका आंसर देखें तो वो ये है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमें कि एनी वन कैन बी कॉल्ड ए मैनेजर इररेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड। फिर एक फीचर की बात ही वो कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स को ही पहचानना है जो प्रोफेशन की है, मतलब कि पेशे की उस विशेषता को पहचानना है जो ये इस लाइन में छुपी हुई है, तो वो हमें समझना है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, नैतिक आचरण संहिता, व्यावसायिक संघ, प्रतिबंधित और सेवा उद्देश्य। इसमें से वो कौन सी है जो हमें ये बताती है कि anyone can be a called manager irrespective of the educational qualification possessed, कि उसके पास जो है मैनेजर उसे कहा जा सकता है अगर उसके पास किसी भी टाइप की क्या हो, क्वालिफिकेशन हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन के अगर हम फीचर्स देखें तो उन फीचर्स में अगर यहाँ पर उनको अपॉइंट करें तो देखिए प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात वो कर नहीं रहे, व्यावसायिक संघ की वो बात कर नहीं रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य की कहीं बात नहीं कही क्योंकि मैनेजर की बात की है, ठीक है। तो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो सेवा उद्देश्य भी यहाँ पर कहीं नहीं हो सकता। यहाँ कहीं भी ईमानदारी और उस चीज़ की भी बात नहीं की जा रही, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं हो सकता। हाँ, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है मैनेजर में, वो जाता वैसे इसके अगेंस्ट है क्योंकि यहाँ बोला है कि उसके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन हो वो क्या बन सकता है या उसको कहा जा सकता है मैनेजर। पर अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में एंट्री जो होती है वो क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो यही एक पॉइंट मिलता है कि प्रतिबंधित जो है प्रवेश है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो ये भी सही नहीं है, पर अभी जो CBSE मार्किंग स्कीम में दे रही है वो इसी आंसर को दे रही है। बाकी जो लाइन कह रही है वो मुझे ऐसा उसमें लगता नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इवन आफ्टर, फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद भी विदेशी कंपनियों ने भारत में व्यापार करने के लिए परमिट प्राप्त करने के लिए नौकरशाही लाल टेप, जिसको रेड टेप लाल फीताशाही कहते हैं, के माध्यम से कटौती करना बेहद मुश्किल उन्हें लगा, जिससे व्यापार पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मतलब कि 1991 में हमने पॉलिसी तो चेंज कर दी पर जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप या लाल फीताशाही व्यवस्था थी उससे हम आज़ादी नहीं दिला पाए, और उस वजह से क्या हो रहा था, उसका इम्पैक्ट जो बिज़नेस पर पड़ रहा था वो नेगेटिव पड़ रहा था। तो यहाँ हमसे कहा गया कि वो डायमेंशन बताओ बिज़नेस की, बिज़नेस एनवायरनमेंट की, मतलब कि व्यावसायिक वातावरण के उस आयाम को यहाँ पहचानना है जिसकी वजह से ये नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये नौकरशाही लाल फीताशाही होती है, ठीक है, ये जो होती है ये राजनीतिक कारण से ही होती है और कोई इसका कारण नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये था, ठीक है, राजनीतिक वातावरण या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट नहीं है वो, टेक्नोलॉजिकल भी नहीं है और लीगल भी नहीं है। कहीं कहीं कुछ आपको जो इसकी ट्रांसलेशन है वो तुम्हें आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगी, वो सही नहीं हुई है, तो आप उसको ज़रा एक बार क्षमा कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। तो यहाँ बताया कि वो प्रोसेस बताओ वर्किंग की विद और थ्रू अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलते परिवेश में सीमित संसाधनों का कुशलता से उपयोग करके संगठनात्मक उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ और उनके माध्यम से काम करने की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो आप ही बताइए, अगर मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ूं तो ये किस में आती हैं, तो आप पाओगे कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे प्रबंधन में आती है। मतलब कि इसी को हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी कहते हैं कि हम सब मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर था प्रबंधन, ये उसके पार्ट है। तो ये सारे ये नहीं यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या था, मैनेजमेंट या प्रबंधन। 6 क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ बोला गया कि द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द पास्ट फ्यू मंथ
in related to the need for building immunity and an increased awareness for health care due to the spread of coronavirus। तो आप भी देख ही रहे हो कि इस समय जो है हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी जो है क्या रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके प्रति हम ज़्यादा जागरूक हुए हैं। किस वजह से? जो कोरोना वायरस की कंडीशन हमारे सामने आई। तो फिर हमसे कहा गया कि वो व्यावसायिक वातावरण पहचानिए जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इतनी अवेयर हो रहे हैं। तो फिर देखें तो वही वो फीचर हमें बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का, व्यावसायिक वातावरण की उस विशेषता को पहचानना है जिस वजह से हम अब अवेयर हो पा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे आसपास घट रही हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक और जनरल फोर्स नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। विशिष्ट और सामान्य बल नहीं हो सकता। रिलेटिविटी सापेक्षता भी इसका आंसर नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हम चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ कर देख रहे हैं, मतलब कि हम उनको इंटर रिलेट कर रहे हैं। आयुर्वेद की तरफ झुकाव इसलिए हुआ क्योंकि हमने देखा कि कोरोना वायरस में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको कोरिलेट कर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये व्यावसायिक वातावरण का प्रभाव है। आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ इसी वजह से बिक पा रही हैं कि वो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट कौन? देखो आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है शुरू के 7 क्वेश्चन में। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी अगर स्टूडेंट्स को बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, और स्टूडेंट इन चीज़ों को नोट करें कि किस टॉपिक में क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ हमसे बोला गया कि देखिए बर्थ रेट और डेथ रेट सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी जो है किसका पार्ट है, हमारे सोशल एनवायरनमेंट का है। पॉपुलेशन शिफ्ट भी इसी का ही है। पर सामाजिक वातावरण का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो अलग दिख रहा है वो आपको संविधान दिख रहा है, भारत का संविधान, ठीक है, देश का संविधान इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ हमें असल में लिखना था देश का संविधान, तो ये इसका आंसर था, क्योंकि उसका समाज से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। वो एक लीगल स्टेटस का बात होती है, तो सोशल एनवायरनमेंट में वो नहीं आता। 8th पर चलें तो 8th हमें कहता है कि इवन वेयर नंबर ऑफ ए डिपार्टमेंट विलिंग टू कोऑपरेट एंड वर्क, ए मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए कॉन्शियस मैनर। आइडेंटिफाई करो वो कैरेक्टरिस्टिक जो कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर बताई गई है। तो क्या करना पड़ता है मैनेजर को, यहाँ तक कि जहाँ एक विभाग के सदस्यों को स्वेच्छा से सहयोग और काम करते हैं, फिर भी एक प्रबंधक को विभिन्न लोगों के प्रयासों को सचेत तरीके से, मतलब कि वो उनको डायरेक्शन दिखाता है, जानबूझकर करने वाली प्रक्रिया है ना, तो वो उनको समन्वित फिर भी करता है। तो हमें बताना है कि एक समन्वय की कौन सी विशेषता को दर्शाता है। देखिए पढ़ते हैं, समन्वय कार्रवाई की एकता सुनिश्चित करता है। समन्वय एक जानबूझकर की गई प्रक्रिया है। तो जब वो कह रहा है कि सचेत तरीके से, तो मैं इस शब्द से ही ये समझ सकता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो इंटेंशनली कॉन्शियसली मैं वो एफर्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं समन्वय लाने के लिए जानबूझकर प्रयास करता हूँ। ये हमने पढ़ा है, ये इसका एक फीचर भी है, ठीक है। तो यहाँ जो बोला गया था उस हिसाब से इसका आंसर बी है। 9 पर चलते हैं, 9th क्वेश्चन पर। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 ही फंक्शन है, उनमें से 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसमें प्लान फॉर्मुलेट होते हैं, ठीक है, इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वर आइडेंटिफाई। देखिए जब ये प्रॉब्लम और ये चीज़ यूज़ कर ले तो ऑब्वियसली ये फिर कंट्रोलिंग की बात हो रही है, फिर बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम प्रॉब्लम वगैरह इन चीज़ों की बात करें तो वो नियंत्रण में ही पहुंच जाती है और कहीं वो नहीं जाती। नेक्स्ट आता है हमारा 10th। यहाँ कहा गया कि प्रबंधन नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की पहचान करें जिसमें केवल महत्वपूर्ण विचलन, देखिए सिर्फ डेविएशन की बात कर रहे हैं, वो जो आप अपने स्टैंडर्ड से दूर जा रहे हैं उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं।
तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये इसी से ही होता है, अपवाद द्वारा नियंत्रण, मैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, हमने ये पढ़ा है। बट क्योंकि सीबीएसई ने यही लिखा था तो मैंने यही लिखा हुआ है, नहीं तो असल में तो हमने पढ़ा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो यही एक है जब वो हम सिर्फ उन्हीं विचलनों पर ध्यान दें जो इम्पोर्टेंट है। तो इस केस के अंदर आंसर जो होता है वो अपवाद द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वां, डैश प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंधक अराजकता से आदेश की तरफ चलता है, काम या जिम्मेदारी के बंटवारे पर लोगों के बीच संघर्ष को दूर करता है, टीम वर्क के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है, तो इनमें से किसके थ्रू आता है वो? तो अगर आप इसको देखोगे तो ये सारे काम जो प्रबंधक कर पाता है वो चीज़ों को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर पाता है, मतलब कि उसको संगठन कर उसकी ढंग से मैनेजमेंट कर वो कर पाता है। वैसे तो देखिए अगर मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ूं तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की बात है, पर कोऑर्डिनेशन यहाँ इसका आंसर है ही नहीं, दे ही नहीं रखा है। तो अभी जो आंसर दे रखे हैं उसमें वो ये सारे काम जब पूरा कर पाता है जब वो हर चीज़ को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर पाता है। अब ये जो 11वां क्वेश्चन था ये सैम्पल पेपर में आपको और में मिलेगा, इसके मतलब एक क्वेश्चन और है इसके साथ। ठीक है, तो या तो आप इसका आंसर दे सकते थे या फिर एक ये क्वेश्चन आया था इसका दे सकते थे। यहाँ कहा गया कि डैश यह सुनिश्चित करता है कि संगठन में अलग अलग व्यावसायिक इकाइयों के प्रमुख लाभ के लिए जिम्मेदार है या उनकी इकाई का नुकसान या उस पर अधिकार है। डैश ensure that the head of separate business unit in an organization are responsible for profit। तो देखिए हमें पता है कि अगर कोई किसी भी एक बिजनेस यूनिट का जो हेड है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट या लॉस के लिए जो भी उसको हुआ, क्योंकि उसके पास इतनी अथॉरिटी उसको दे रखी थी। तो इन आंसरों में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये चैप्टर तो अभी हमारा संगठन का ही चल रहा है और संगठन के चैप्टर में वो स्ट्रक्चर के ऊपर है, मतलब कि जो हमारे ढांचे थे ये यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो ढांचे दो ही थे, या तो फंक्शनल था या डिविजनल था। तो डिविजनल में ही आपने पाया था कि वो जो प्रॉफिट लॉस है वो उसकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसको इतनी पावर दी गई होती है कि वो डिसीजन खुद ले सकता है। तो इसका आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, 12 के अंदर बोला गया है कि कॉलम मैच कीजिए। 3 सिचुएशन दी आपको, 3 अवधारणाएं दी। अब यहाँ पर वो सीधा मार्केटिंग में ले गए आपको, तो लास्ट में पहुँच गए हैं अब वो मार्केटिंग चैप्टर के अंदर। प्रोडक्ट कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट पर ध्यान रहता था, उत्पाद पर। सेलिंग में सेल को कैसे बढ़ाया जाए उस पर ध्यान देते थे। मार्केटिंग में कंज्यूमर जो होता था वो बॉस होता था, कंज्यूमर के अनुसार हमें चीज़ों को बनाना होता था। तो अगर देखिए यहाँ लिखा है उत्पाद की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित है, ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने से संबंधित है और उत्पाद को खरीदने के लिए आक्रामक रूप से खरीदार को मनाने से संबंधित है। तो अगर आप ये तीनों देखोगे इसमें तो आप पाओगे, देखो आंसर देखिए यहाँ क्या है 1 2 3 सीधा, मतलब कि प्रोडक्ट का ये आंसर, सेलिंग का ये आंसर और मार्केटिंग का ये जो नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट में कभी भी क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं दिया गया तो वो इससे जुड़ ही नहीं सकता। ठीक है, बट अगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ यही एक वर्ड लिखा है, इसके अलावा कहीं और है भी नहीं। तो अभी जो सीबीएसई ने इसके आंसर दे रखे हैं वो ये कहती है कि पहले वाले का आंसर ये है। दूसरे वाला क्योंकि सेलिंग कंसेप्ट है तो वो सिर्फ यहाँ खरीदार को मनाने पर, बायर को परचेस करने के लिए एग्री कर रहे हैं, उसे तो सेल बढ़ानी है, ये बिल्कुल ठीक है, ये यहीं पर ही जा रहा है। मार्केटिंग में क्या होता था, ग्राहक बॉस होता था, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार चीज़ें बनती थी। तो ये दो सी ठीक हैं, ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, क्योंकि इनको प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज़्यादा इस पर ध्यान देना होता था कि वो प्रोडक्ट को ज़्यादा से जैसे कैसे उत्पादन करें और उनको बेच पाएँ। बट अभी इस सिचुएशन में आपके सामने जो आंसर है वो ये है कि पहला, तीसरा और दूसरा। तो पहला, तीसरा और दूसरा अगर आप देखते हो तो वो डी आंसर में आपको दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो था वो डी था। इसी क्वेश्चन को ऑप्शन में भी दे रखा था उन्होंने और फॉर्म में भी आपको दे रखा था। यहाँ पर बोला गया
कि इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट द रिसेंटली लॉन्च इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, अतुल्य लिमिटेड कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे यूजिंग ए क्वेश्चनरी टू गैदर वेरियस कस्टमर व्यूज एंड ओपिनियन, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन। फंक्शन पूछा है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, एक क्वेश्चनरी बना रहे हो, आप प्रश्नावली बनाकर लोगों का मूड जानना चाहते हो, क्योंकि मार्केटिंग में आज के समय कस्टमर बोस है, तो हम उसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, उस हिसाब से ही हम काम करते हैं और उसी हिसाब से हम अपनी चीज़ों को बनाते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन की बात वो कहीं नहीं कर रहे, मतलब कि मानकीकरण की बात नहीं हो रही। प्रोडक्ट को डिज़ाइन भी नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के डिज़ाइन से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई। कस्टमर को सपोर्ट सर्विस भी नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और मार्केट इन्फॉर्मेशन को बाद में वो क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो मार्केटिंग के कौन से फंक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है, वो है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ अगर सैम्पल पेपर में आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि 13 से 16 तक, मतलब कि 4 क्वेश्चन के आंसर इन पैराग्राफ के ऊपर हैं, और ये पैराग्राफ भी काफ़ी लंबे लंबे हैं। देखिए, इसमें बोला गया कि ISQAA सोलर लिमिटेड इज सर्चिंग ऑप्शन टू रेज 20 करोड़ रुपीज़ उसको चाहिए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको वित्तीय बाजार की तरफ लेके जा रहे हैं। फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट, 2 मार्केट हैं आपको पता ही है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो भी हैं उनको उसको वो करना है। इट हायर द सर्विस ऑफ रिनाउंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म धन लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इसको क्या कर लिया, एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर कर लिया, फॉर सजेस्टिंग ऑप्शन फॉर द सेम, कि वो किस तरीके से पैसे को इकट्ठा करें, उसको वो बताएं कि किस ऑप्शन को वो चूज़ करें, ये उन्होंने उनके सामने रख दिया। अब धन लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड सजेस्टेड ए लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. It was decided that for the immediate requirement of 1500 crore, the company will give privilege to existing shareholder to subscribe a new issue of share according to the terms and conditions. तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारे पहले से शेयर होल्डर हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन दिया उन्होंने कि 4,500 करोड़ रुपए जो हैं वो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू ए कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब कि एक वित्तीय संस्थान के संघ है, उनको दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक को नहीं ऑफर करेंगे, 4,500 करोड़ के जो शेयर हैं वो उस एक वित्तीय जो संस्थान है उसकी जो संघ है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, पब्लिक को हम वो 4,500 करोड़ नहीं देंगे, जिससे क्या हो सके वो जल्दी से जल्दी क्या कर सके, रेस कर पाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो रेस कैपिटल करेंगे 6,000 करोड़ थ्रू एन इशूइंग हाउस, तो एक इशूइंग हाउस के माध्यम से भी वो क्या करेंगे, 6,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे। ऑल दीज ऑप्शन वर एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड, बोर्ड को ये सारे ऑप्शन सही लगे और उन्होंने उन सबको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। द बोर्ड ने फर्दर डिसाइड किया कि वो 8,000 करोड़ जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम से, तो देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप पाओगे कि इन्हीं में से हमारे आंसर छिपे हुए हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, जिसको हम EIPO भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके थ्रू प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है तो वहीं जाती है। यही इसका एक हिंदी अनुवाद था। तो जब आप, क्योंकि आपके लिए हिंदी अनुवाद ज़रूरी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो आप पाओगे कि 4,500 तो उसको क्या करना था, रेस करना था, किसके द्वारा, वित्तीय संस्थानों के संघ के द्वारा। 600 करोड़ वो पूंजी जुटा रहे थे, जिसका निर्णय लिया था इसे जारी करने पर, जारी करने वाले घर, मतलब कि हाउसिंग होते हैं एक तरीके से, प्राइवेट प्लेसमेंट जिनको कहते हैं वो, और 8,000 करोड़ जो है EIPO से आने थे। 1,500 करोड़ की जिसकी तत्काल आवश्यकता है, कंपनी जो है अपने मौजूदा जो शेयर धारक हैं जिनको हम राइट इशू कहते हैं उनके थ्रू वो सब, मतलब यहाँ पर सारे ना मोड ऑफ वे वो लिखे हुए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैसा क्या कर सकते हैं, फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है एक तरीके से। अब देखिए, अब इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस पर आते हैं। 13वां क्वेश्चन देखे तो उसने कहा कि वो मेथड ऑफ फ्लोटेशन बताओ न्यू इश्यू का प्राइमरी मार्केट में, जो उन्होंने नहीं लिया। भाई कई सारे तो वहाँ ले रखे हैं, कौन सा नहीं लिया यहाँ पर हमें वो बताना था। तो
आप देखो तो पब्लिक को उन्होंने कुछ नहीं ऑफर किया, तो क्या छूट रहा था वहाँ पर माध्यम, वो था कि पब्लिक को जो प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जारी किए जाते हैं वो नहीं है, ई आई पी ओ वहाँ था, बिक्री के लिए प्रस्ताव वहाँ पर था, राइट इशू वो दे रहे थे, तो क्या नहीं मिल रहा था, वो ये नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर ये था कि जो 450 करोड़ इकट्ठे करने थे। अब अगर आप पीछे जाओ तो देखोगे आप 450 करोड़ जो इकट्ठे करने थे वो वित्तीय संस्थानों के संघ के माध्यम से इकट्ठा करने थे। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें से वो किस में आता है, अगर आप देखोगे तो जो वित्तीय संस्थानों के संघ है, इसका मतलब वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसे को क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे या फंड को ले रहे थे। तो इसीलिए मैं वो 450 करोड़ पर वहाँ वो लगा रहा था, किसके थ्रू हो रहा था वो भी यहाँ पर लगा रहा था। 15वां क्वेश्चन हमें कहता है कि वो रीज़न बताओ विच हैज़ बीन मेड फॉर्म रेज फंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्यों इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से उन्होंने रीज़न लिया कि उनको पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि क्या वो जल्दी पैसा हो जाएगा, वो एक्सपेंसिव नहीं है, या दोनों, और या कोई सा भी इसमें से आंसर नहीं है। तो जब आप पाओगे तो जल्दी भी पैसा इकट्ठा होता है जो माध्यम उन्होंने चुने हैं, साथ ही साथ वो ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होता। तो इसका आंसर था बोथ सी, ए एंड बी, मतलब कि ए और बै दोनों इसके आंसर थे। और लास्ट जो इसका क्वेश्चन था जो उसी के ऊपर बेस्ड था वो ये था कि कितना पैसा इन्होंने ई आई पी ओ के माध्यम से रेज करने की बात की थी। तो पीछे चले जाते हैं, देख लेते हैं ई आई पी ओ में क्या कहा था। तो आप नीचे देखोगे तो वो कह रहे थे कि ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कितने ले रहे थे, 8,000। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर कितना है, 8,000 करोड़। तो एक एक नंबर, ये 4 नंबर हमारे लिए इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। आगे के जो 17 से 20 क्वेश्चन थे वो भी ऐसे ही थे, पर वो अब की बार थे किसी और चीज़ के ऊपर बेस्ड। यमुना प्रसाद है, एक स्मॉल शॉपकीपर है जो बीकानेर की दुकान चलाता है राजस्थान में, और वो भुजियाँ बेचता है, भुजियाँ सेव बेचता है। ठीक है, इट वाज ए क्विक सेलिंग प्रोडक्ट फॉर लोकल एंड फॉरेन टूरिस्ट। हिज सेकेंड जनरेशन एक्सपेंडेड द बिजनेस एंड गोट यमुना की भुजिया। नाम चेंज कर दिया उन्होंने, अपने नाम से रख दिया यमुना की भुजिया, और जहाँ भी वो अथॉरिटी से, जहाँ भी उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो उन्होंने वहाँ से करा लिया। ठीक है, तो यमुना प्रसाद ने अब अपनी दुकान खोल ली जिसका नाम रखा यमुना की भुजिया। ग्रेजुअली जो ब्रांड है उसने बहुत सारी चीज़ें बेचना शुरू कर दिया। अब चाहे वो नमकीन हो, स्वीट्स हो, बेकरी हो, आइटम हो, जितनी भी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें वो खुद बनाकर बेचने लगे। ठीक है, और जो भुजिया सेव था वो अभी भी उनका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट रहा, जैसा वो पहले था। तो आज की डेट पर भी वो उसी तरीके से चलता रहा, जिससे उनको सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा था, रिवेन्यू भी मिल रहा था। आगे चलते गए यमुना पर की जो भुजिया हैं और वो अपने प्रोडक्ट जो हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेच रहे थे, जबकि इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विस लाइक गिफ्ट पैकिंग भी वो दे रहे थे, फ्री होम डिलीवरी भी वो दे रहे थे। ठीक है, टू बिकम ए हाउस होल्ड नेम, मतलब कि सबके घर घर की वो ज़रूरत बन जाए, इसके लिए वो ये सारे काम यहाँ पर कर रहे थे। नाउ इट इज़ वर्चुअली बिकम ए synonym of bhujia save in the market, so much so that the people ask for यमुना की भुजिया। मतलब कि भुजिया अगर किसी को लेनी है तो वो बोलता था यमुना की भुजिया दे दो इंस्टेड ऑफ भुजिया सेव। यमुना की भुजिया हैज़ डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय सेटिंग अप रिटेल आउटलेट एंड रीचिंग आउट टू द कस्टमर थ्रू इंटरनेट सेलिंग। सारे माध्यमों से वो अपनी चीज़ें जो हैं आसानी से बेच पा रहे थे। ये प्रोसेस उन्होंने अपनाई। अगर आप जाओगे देखोगे कि किस चैप्टर की ये बात हो रही है अभी, तो आप पाओगे कि मार्केटिंग में है हम। ठीक है, और ज़्यादातर जो बात की जा रही है वो यमुना की भुजिया की जा रही है, मतलब प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके आने थे। प्रमोशन ऑफ द ब्रांड हैड ऑलवेज बीन लो प्रोफाइल टिल द इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन पोस्ट इट टू हायर द सर्विस ऑफ ए प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। बाद में उसने ले ली, इसका नाम था विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड। जब कंपटीशन बढ़ा जिससे वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दे, ऑन द एडवाइस ऑफ विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड यमुना की भुजिया हैज़ आल्सो वर्क अपॉन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन बाय डेवलपिंग रिलेशन विद द मास थ्रू स्पॉन्सरिंग कल्चर एंड सपोर्टिंग इवेंट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क वगैरह। ये सारे वो काम करने लगे जिसके थ्रू
अब वो अपना जो है विज्ञापन या अपनी पब्लिसिटी कर पा रहे थे। तो ये था हमारा पूरा पैराग्राफ, जिसके बेस्ड पर अब क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ये है कि सेकंड जनरेशन ने क्या किया था, एक्सपेंड किया था बिजनेस और अपने को एक नाम से क्या करवाया था, रजिस्टर करवाया था, यमुना की भुजिया। तो ये पूछना चाहते हैं कि यमुना की भुजिया जो है वो क्या है, डैश गिविंग इट ए लीगल प्रोडक्शन। तो जो उसको वो लीगल प्रोडक्शन मिली है यमुना की भुजिया की वजह से, वो इनमें से क्या है, क्या वो ब्रांड वैल्यू है, क्या वो व्यापार चिन्ह है, क्या वो ट्रेडमार्क है, या वो ब्रांड चिन्ह है। तो आप पाओगे यमुना की भुजिया जो हैं, देखिए ब्रांड वैल्यू तो नहीं है कहीं से भी, ब्रांड का कोई चिन्ह भी नहीं है क्योंकि नाम लिखा हुआ है लिखित रूप में, ठीक है। तो आप पाओगे कहीं ना कहीं इसमें शायद मुझसे कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि दो जगह ट्रेडमार्क आ रहा है, तो यहाँ कुछ और लिखा होगा, वो शायद अभी मेरे से गलत हो रहा है। व्यापार चिन्ह है तो ट्रेड साइन होना चाहिए, मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गलत है ये ऑप्शन, इस क्वेश्चन को, इसको हम एक बार आप देख लेंगे जो सैम्पल पेपर में है। रियल में इसका जो आंसर दिया हुआ है वो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क ही दिया गया है, उसको एक नाम दे दिया गया है, उसको हम ट्रेडमार्क ही कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर कहा गया कि यमुना की भुजिया ने अपने उत्पादों की पेशकश प्रतिस्पर्धी कीमतों पर की, जबकि ग्राहक सेवाओं की पेशकश, जैसे वो उपहार पैकेजिंग दे रहे थे, मुफ्त होम डिलीवरी दे रहे थे घरेलू नाम से बनाने के लिए। तो ये जो चीज़ हैं उपहार पैकेजिंग और ये मुफ्त होम डिलीवरी, ये इनमें से क्या है। तो अगर आप देखोगे क्या है, वो कोई उद्देश्य है, क्या वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, या वो कंपटीशन को एक्सटेंड प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होने के कारण वो दे रहे हैं, या मार्केटिंग का कोई मेथड है। तो आप पाओगे कि वो मार्केटिंग का एक तरीका है जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पा रहे। तो ये मार्केटिंग मेथड है जो उन्होंने यूज़ किया है। तो विपणन का एक तरीका है, एक विधि है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। यमुना की भुजिया ने भारत और विदेशों में खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करके और इंटरनेट बिक्री के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच बनाकर एक मजबूत वितरण नेटवर्क विकसित किया है। ऊपर चर्चा की जा रही है विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स की बात वो कर रहे हैं। तो किस तत्व की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमें ये बताना है इसमें कि वो किस तत्व की बात कर रहे हैं। तो समय उपयोगिता बनाने के लिए उत्पादों का भंडारण और वर्गीकरण नहीं हो रहा, चैनलों के बारे में या बिचौलियों का उपयोग करना, और दोनों ए और बी, और ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग के बारे में बात हो रही है। तो ब्रांडिंग लेबलिंग पैकेजिंग के बारे में बात नहीं हो रही, समय और इसके बारे में बात नहीं हो रही, तो सी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली फिर आंसर कौन सा बचता है कि वो चैनलों के बारे में और बिचौलियों को यूज़ करने के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब क्या किया है, अपनी जो है ब्रांचेस खोली हैं। तो ब्रांचेस खोलने के लिए हमें बिचौलियों की यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, और ये 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ कहा गया कि विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड की सलाह पर यमुना की भुजिया ने सांस्कृतिक और खेल आयोजनों को प्रायोजित करने की और सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव के माध्यम से जनता के साथ संबंध विकसित करके सार्वजनिक राय का प्रबंधन करने का काम किया। वो हमने पढ़ा था कि ये करे थे उन्होंने। तो उपरोक्त जो जनमत के प्रबंधन के उपरोक्त महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए ये क्या है, मतलब कि वो यहाँ पर हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट बताओ, नेम द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द अबव इम्पोर्टेंट टास्क। वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो इस काम को देखता है, क्या वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या कोई सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, या कोई आउटसाइड एजेंसी है। तो आप पाओगे, देखिए विज्ञापन एजेंसी क्या है, एक या एनी ऑफ द अबव। आप पाओगे कि डिफरेंट में, देखिए वैसे तो एक आउटसाइड एजेंसी भी है, कई देखोगे आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी सब में मिल सकता है, अलग अलग वो अपनी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा होता है, और ऐसे ही कोई सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया जा सकता है। तो आप पाओगे कि डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट तरीके से इस काम को करती है। तो इसका आंसर जो था
वो था उपरोक्त में से कोई भी, मतलब कि कोई भी, क्योंकि उसने हमसे पूछा ही क्या है, वो डिपार्टमेंट बताना है जिसके थ्रू ये काम हम मैनेज करते हैं जो यहाँ पर किया जा रहा है। तो वो इन तीनों में से किसी के भी माध्यम से किया जा सकता है, तो इसलिए आंसर था डी, उपरोक्त में से कोई भी। अब इससे आगे जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो 3 मार्क्स के शुरू होते हैं। तो 3 मार्क्स के अब क्वेश्चन हम करेंगे, और इन क्वेश्चंस को हमें जो वहाँ पर बताया गया था 50 से 60 शब्दों में इनका आंसर हमें लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन था कि प्रबंधन के स्तर की पहचान। देखिए क्या पहचानना है आपको, लेवल 3 ही होते हैं हमारे। आप पाओगे तो हम देखेंगे कि 3 ही लेवल हमारे होते हैं। एक को हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, उच्च स्तर, एक होता है हमारा मिडिल, मध्यम स्तर, और तीसरा होता है हमारा ऑपरेशनल लेवल भी कह देते हैं और लोअर लेवल भी कह देते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हो, ऑपरेशनल लेवल भी इसका नाम है। तो यही 3 लेवल हैं। अगर हम बात करें जो भी मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, प्रबंध के जो लेवल होते हैं, अब हमें पहचानना कैसे, बोला गया है कि जिसका जो मूल कार्य है विभिन्न तत्वों को एकत्रित करना है और संगठन के समग्र, जब ये वर्ड हमने पढ़ लिया समग्र उद्देश्य, तो ये सिर्फ टॉप लेवल ही डिसाइड करता है, ठीक है, उच्च स्तर ही इसको निश्चित करता है। तो आंसर हो गया टॉप लेवल या उच्च स्तर। अब कहा गया कि उच्च स्तर के कोई भी 2 कार्य बता दो, तो आप बता सकते हो क्या करते हैं, ठीक है। तो उच्च स्तर क्या करता है, संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार होता है। वो व्यापारिक वातावरण और फर्म के अस्तित्व के लिए इसके उसमें जो भी जरूरी होता है उसका विश्लेषण वो करता है। वे अपनी उपलब्धि के लिए समग्र संगठनात्मक लक्ष्यों और रणनीतियों को तैयार करते हैं, और वे व्यवसाय की सभी गतिविधियों और समाज पर इसके प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो आपको कोई 2 लिखने थे, 1 नंबर तो इसका था, 2 नंबर इन कार्य लिखने के थे, तो जो आपको याद आ जाए आप वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ बोला गया कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो ऑन द जॉब होती है, एक क्वेश्चन नीचे ये भी है इसमें कि हमें एक तो ये बताना है कि ये है क्या इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जिसको हम इंटर्न को कुछ कहते हैं, पर मेरे को वर्ड नहीं मिला तो मैंने अभी इंटर्नशिप ही यूज़ कर लिया, प्रशिक्षण। और दूसरा होता है वेस्टिबुल, जिसको हम प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कहते हैं। तो एक तो इन दोनों को एक्सप्लेन करना था और बाद में ये बताना था कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब कौन सी है। तो आप पाओगे कि ये वाला जो है ये तो ऑन द जॉब वाला है, और ये जो है ये ऑफ द जॉब वाला है। तो 1 नंबर तो इसी चीज़ का था कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब बताओ इसमें से ढूंढ कर, ठीक है। और दूसरा जो था वो इनका मीनिंग था। तो आपको पता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होती है, हमारे एक जो होते हैं हमारे एक तरीके से सुपरवाइज़र होते हैं जिनके अंतर्गत हम काम सीखते हैं, हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है सबको मिलकर, और जब पूरा एक कोर्स हमें कराया जाता है, बेसिक से लेके सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, तो एक हमारे सुपरवाइज़र होते हैं जिनके अंडर हम काम करते रहते हैं। तो वो तो थी इंटर्नशिप ट्रेनिंग। वेस्टिबुल या प्रकोष्ठ प्रशिक्षण में आप क्या करते हैं कि एक डमी मॉडल पर काम करते हैं। एक आर्टिफिशियल मशीनरी होती है, मशीनरी इतनी महंगी होती है तो उस पर आपको चोट ना लगे और मशीन भी ख़राब ना हो, इसके लिए आपको एक डमी मॉडल पर जो है ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको कहा जाता है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। तो यही दोनों चीज़ें आपको लिखनी थी, तो ये इसका आंसर था, सीधा साधा सा, कोई ज़्यादा दिक्कतें इसमें नहीं थी। अब देखिए यहाँ तो खुद ही बता दिया चैप्टर कौन सा है, कंट्रोलिंग है, और कंट्रोलिंग इज ए इनडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। विदाउट कंट्रोलिंग द बेस्ट ऑफ प्लान कैन गो अवे, अवे है यहाँ पर। अगर आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर लीजिए, अगर आपने नियंत्रण नहीं किया तो आपकी सारी प्लानिंग बेकार है। तो क्या वो सबसे पहले पूछ रहे थे क्या आप एग्री करते हो, तो पहला आंसर है इसका यस, हाँ हम एग्री करते हैं इस चीज़ पर। फिर आपको कोई 2 रीज़न बताने थे, तो एक तरीके से आपको नियंत्रण की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ बतानी थी, नियंत्रण का महत्व आपको बताना था। तो कोई 2 महत्व जो आपको याद आते हों वो आप लिख सकते हो कि वो संगठन के लक्ष्यों को पाने में मदद करती है, वो स्टैंडर्ड को पाने में या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम को करने में मदद करती है, मानकों को पाने में मदद करती है, वो संसाधनों का कुशलतम उपयोग करती है, वो कर्मचारियों में प्रेरणा लाती है, आदेश और अनुशासन सुनिश्चित करती है, और समन्वय लाने में भी हमारी मदद करती है। तो कोई भी 2 महत्व आपको लिखने थे, एक आंसर यस के रूप में आपको देना था।
नेक्स्ट पर चलो। तो अब आता है कि यह आमतौर पर माना जाता है कि प्रदर्शन का मापन कार्य पूरा होने के बाद ही किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी जिसने काम किया उसको नापना कब चाहिए, बाद में नापना चाहिए। तो अभी भी हम कंट्रोलिंग में ही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आया था ये और में आया था। आप देखोगे तो ये उसी का एक या वाला ऑप्शन है, और वाला ऑप्शन है, इसलिए वहीं पर ये कंट्रोलिंग में ही है। ऊपर चर्चा की जा रही प्रबंधन के कार्य की प्रक्रिया में चरण को पहचानो जिसमें ये काम होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रदर्शन का मापक कार्य करने के बाद किया जाए। तो आपको वो पहचानना है वो प्रक्रिया का कौन सा कदम है, और समझाइए, और इस प्रक्रिया में उसी के बाद आने वाले कदम को भी बताओ। तो एक तरीके से वो यहाँ पर आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जो कंट्रोलिंग है उसकी प्रोसेस में ये कौन सा स्टेप है जहाँ पर ये काम किया जाता है, और फिर इससे अगला आने वाला स्टेप कौन सा है। तो जो ये लाइन यहाँ पर लिखी है कि मापन कब होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, तो ये है जब हम वास्तविक प्रदर्शन को मापें। तो उसी में बोला जाता है कि काम को कब देखना चाहिए, मापना कब चाहिए, जब काम समाप्त हो जाता है। तो वो प्रोसेस का या वो प्रक्रिया का वो जो पद है उसका नाम तो है वास्तविक कार्य का मापन या वास्तविक प्रदर्शन का मापन। और इससे जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि उसको मानकों के साथ, स्टैंडर्ड के साथ उनकी तुलना की जाएगी। तो नेक्स्ट जो इसका स्टेप था वो यही था कि स्टैंडर्ड मानकों के साथ जो वास्तविक प्रदर्शन है उसकी तुलना करना हमारा नेक्स्ट स्टेप था। अब कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन 24th जो हमारा आता है वो हमें कहता है कि देखिए 3 ही नंबर का ये भी क्वेश्चन है, और ये ऊपर तो सेबी का पार्ट है कि आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के फंक्शन बताने हैं, और नीचे आपका है कि कोई भी 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बता दो। तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट आपका ज़्यादा सिंपल होगा। मुद्रा बाजार के कोई 3 साधन बता दो। बाकी अगर किसी को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के कार्य याद हैं, विकास वाले डेवलपमेंट फंक्शन, तो आप वो भी बता सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन से याद हैं। तो अगर मैं इसकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की डेवलपमेंट फंक्शन की बात करूँ तो उसमें होता है कि वो जो मीडिएटर होते हैं, मध्यस्थ जो होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिलाता है। वो बाज़ार में जो सहभागियों के लिए उपयोगी अनुसंधान और सूचनाओं का संचालन करता है सेबी, और लचीले दृष्टिकोण को अपनाकर पूंजी बाजार को विकसित करने के उपाय भी वही ढूंढता है। तो ये डेवलपमेंट फंक्शन थे। बट अगर मैं मुद्रा बाजार के किन्हीं 3 इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, मुद्रा बाजार के 3 साधन की बात करूं, तो वो ज़्यादा आसान है। उसमें एक आता है ट्रेजरी बिल, ठीक है, उसको हिंदी में मुझे भी पूरी तरह से याद नहीं है, उसको आप एक बार देख लेना। ट्रेजरी बिल है, वाणिज्यिक पत्र है, ठीक है, और इसके अलावा कमर्शियल डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट उसमें मिल जाएंगे जो मुद्रा बाजार के अंदर हम यूज़ करते हैं। कोई 3 आपको यहाँ पर लिखने थे। वाणिज्यिक पत्र भी हो सकता है, ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, कमर्शियल पेपर भी हो सकता है, वाणिज्य बिल कहते हैं उसको। तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। 7-8 ये होती हैं, तो आप उनमें से कोई भी 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई इतनी ज़्यादा परेशानी इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा सा फिर वही आपका क्वेश्चन बेस्ड है जो सिचुएशनल बेस्ड होता है। तो यहाँ बोला गया कि एक प्रमुख समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार में गेट माई जॉब, ये गेट लिखना है इसको, गेट माई जॉब के जो सीईओ हैं राकेश क्वात्रा ने सुझाव दिया है कि जिन कंपनियों को अधिक से अधिक लोगों को अपने संगठन में नौकरी के लिए आवेदन करना है, उन्हें नौकरियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान और उम्मीदवार के अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब जो ये चाहती हैं कंपनियां कि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, तो उनको जो वो प्रक्रिया है उसको उन्हें आसान बनाना चाहिए और उम्मीदवार के अनुकूल बनाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें। तो ऊपर जो ये चर्चा की जा रही है प्रबंधन के कार्य की प्रक्रिया में, इससे जो अगले 2 चरण हैं उनके नाम बताने हैं और उनको व्याख्या करने हैं। तो आप अगर देखोगे तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अभी वो किस में है, शुरुआत की है, कहाँ पर हैं। अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये जो हमारा स्टाफिंग का चैप्टर है उसके अंदर है,
और स्टाफिंग में हम सिलेक्शन की बात एक तरीके से कर रहे हैं कि सिलेक्शन कैसे हो। और सिलेक्शन के बाद जब सिलेक्शन में क्या होता है, आपको उम्मीदवारों का चुनाव करना होता है, ठीक है, भर्ती के बाद की प्रक्रिया होती है। तो सिलेक्शन वो एक चरण है। और सिलेक्शन के बाद क्या होता है, क्या आता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, कुछ मुझे एग्जैक्टली अगर हिंदी में असल में याद नहीं आ रहा, तो इसका उत्तर जो था वो सिलेक्शन है। और सिलेक्शन के बाद उनका आप क्या करते हो, उनकी प्लेसमेंट कर देते हो, उनको जॉब पर भेज देते हो, और प्लेसमेंट और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कराते हो, जिसको इंग्लिश में ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ये हिंदी में आप ढूंढ सकते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं हमारे सरकारी स्कूल के, वो इसको ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट जो 26 क्वेश्चन आता है 34 में से, वो आता है कि प्रमोद शाम ब्रेड एंड बिस्कुट फैक्ट्री में एक सुपरवाइज़र की पोस्ट पर काम करता है। कारखाने में हर दिन 20,000 पैकेट ब्रेड और बिस्कुट का उत्पादन होता है। पर्यवेक्षक के रूप में प्रमोद, ये ड नहीं है, द है, प्रमोद सुनिश्चित करता है कि काम सुचारू रूप से चले और उत्पादन में कोई व्यवधान ना आए। वह एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा नेता है, जो अपने अधीनस्थों से सलाह के बाद ही आदेश देता है और समूह की स्वीकृति के साथ नीतियों पर काम करता है। तो यहाँ पूछा भी यही जा रहा है कि नेतृत्व शैली बताइए। तो तीन ही प्रकार की शैली है। एक होती है ऑटोक्रेटिक, जिसमें वो खुद सारे डिसीजन ले लेते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक, जिसको हम लोकतांत्रिक कहते हैं। तो जो प्रमोद अपना रहा है वो वही लोकतांत्रिक या जिसको हम सहभागी नेता कहते हैं, उसको वो अपना रहा है। तो वो कैसा नेता है, जो सबकी सहभागिता चाहता है, जिसको हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहते हैं, मतलब कि लोकतांत्रिक नीति या नेता, ठीक है। तो इसको वो अपना रहा है। सबसे पहले हमें ये पहचाननी थी और फिर इसको बतानी थी कि इसमें क्या किया जाता है। तो आप फिर इसके दो तीन जो फीचर हैं उनको बता सकते हो, जो ऊपर लिखे भी हैं, कि जो लोकतांत्रिक नेता होता है वो अपने अधीनस्थों के से परामर्श लेने के बाद ही कोई कार्य योजना बनाता है, उसका निर्णय लेता है। इस तरह की जो नेतृत्व शैली होती है आजकल के दिनों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि हम सबके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने और संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरों की राय का सम्मान करते हैं और उन्हें अधीनस्थों के समर्थन के साथ काम करते हैं। वो समूह के भीतर जो है बल का उपयोग नहीं करते और वो आपसी सहमति के साथ क्या करते हैं, कोई भी कार्य को पूरा करते हैं और समन्वय स्थापित कर पाते हैं। तो ये लोकतांत्रिक नेता के कुछ गुण थे, या उसमें होता है वो है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन आता है, जिसमें बोला जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताने हैं कम्युनिकेशन के, विच अराइज आउट ऑफ द नीड ऑफ द एम्प्लॉय टू एक्सचेंज देयर व्यू। तो संचार के प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को संक्षेप में बताइए, जो उनके विचारों को आदान प्रदान करने में कर्मचारियों की आवश्यकता से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ जो वो बात कर रहे हैं 27वें क्वेश्चन में, यहाँ वो जो है अनौपचारिक जो संचार होता है उसकी बात कर रहे हैं, और उसके दो सकारात्मक और दो नकारात्मक पहलुओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि जो विचारों का आदान प्रदान कर्मचारी आपस में करते हैं बिना किसी पोस्ट वगैरह का ध्यान में रखते हुए, तो उसके कुछ दो सकारात्मक पहलू बताइए और दो नकारात्मक पहलू बताइए। तो असल में यहाँ पर जो बात हो रही है वो अनौपचारिक चैनल की बात हो रही है। तो हमें उस अनौपचारिक चैनल के या अनौपचारिक संप्रेषण की जो है क्या बतानी है, दो सकारात्मक पहलू बताने हैं और दो नकारात्मक पहलू बताने हैं। तो आप बता सकते हो सकारात्मक में ये होता है कि ये किसी भी दिशा में बहुत जल्दी फैल जाती है, बात को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसमें जो है व्यक्ति जो हैं आपस में बिना किसी रोक टाक के, या मतलब कि किसी भी दिशा में वो काम कर सकते हैं, और ये सूचना को प्रसारित करने के लिए उन्हें किसी ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो ये जो है एक तो जल्दी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है, किसी भी प्रकार का जो है अवरोध इसमें उत्पन्न नहीं होता,
आप देखोगे तो और भी पॉइंट आपको मिल जाएंगे। नकारात्मक में बात करें तो इसमें जो है भ्रम की स्थिति ज़्यादा पैदा हो जाती है। किसने बोला है या किसने वो बात फैलाई है उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मतलब कि यहाँ पर जो है झूठ फैलाना या मतलब झूठ को पहचानना या सत्य को पहचानना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट थे। इसमें इसका ही एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन आया था जो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग आपको इनमें ढूंढना है कि कौन कौन से हैं, ए में भी और बी में भी। ए है कि आस्था एक प्रबंधक है, वह अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसका बताना था कि एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर। तो आप पाओगे कि यहाँ पर वो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, नेतृत्व की बात कर रहे हैं आस्था के केस में। और अगर नीरज की बात करें तो एक प्रबंध निदेशक है, कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने के लिए अपने योगदान के लिए प्रबंधक को मुनाफे में हिस्सेदारी देने की घोषणा करते हैं। तो यहाँ वो हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ महसूस कर सके, इसके लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, हिस्सेदारी दे रहे हैं प्रॉफिट में। तो यहाँ वो किसकी बात कर रहे हैं, अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं। ये एक जो है फाइनेंशियल बेनिफिट है जो उसको दिया जा रहा है नीरज को। तो यहाँ एलिमेंट अभिप्रेरणा है, यहाँ पर एलिमेंट जो था वो नेतृत्व था। ठीक है, तो इन दोनों को बताना था छोटे छोटे वर्ड्स में। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये अभी। नेक्स्ट आता है हमें, ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कोई 4 बता दो। तो आप कोई भी 4 बता सकते हो। व्यवसाय की प्रकृति, संचालन का पैमाना, व्यापार चक्र, मौसमी कारक, उत्पादन चक्र, और जो उधार की अनुमति है, और ऑपरेटिंग दक्षता या संचालन की दक्षता, कच्चे माल की उपलब्धता, विकास की संभावनाएं। तो इनमें से कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी आपसे सीधा ही पूछा गया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको जो 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वहाँ वर्किंग कैपिटल थी, यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभाव डालने वाले हैं नगद प्रवाह की स्थिति क्या है, कैश कैसे आ जा रहा है, ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशो जिसको ब्याज कवरेज रेशो अनुपात कहा जाता है वो एक होती है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो वो हो सकती है, ऋण की लागत हो सकती है, कर की दर हो सकती है, फ्लोटेशन लागत हो सकती है, जोखिम को गिना जा सकता है, लचीलापन है, अन्य कंपनियों की पूंजी संरचना क्या है, ठीक है, शेयर बाजार की स्थिति कैसी है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर कोई भी 4, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिर कोविड के ऊपर ही है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन जरूर मिलेंगे 29 फिर इसी के ऊपर है कि धीरज कोविड-19 की वैश्विक महामारी के प्रकोप के बाद N95 मास्क बेचने का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण वह निश्चित पूंजी में कम निवेश करना चाहता है। ठीक है, कुछ वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गलत हो गया है। फिक्स कैपिटल वो कम करना चाहता है, तो स्थिर पूंजी होना चाहिए निश्चित की जगह। स्थिर पूंजी में वो कम निवेश करना चाहता है, इसका मतलब वो लोन पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना चाहता है। हमें देना है, सुझाव देना है, सजेशन देना है। सुझाव दे कि तकनीक की पसंद और वित्त पोषण के विकल्पों से संबंधित निर्णय धीरज को स्थिर पूंजी आवश्यकताओं में कम निवेश सुनिश्चित करने में कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये सुझाव देना है उसको कि डिसीजन जो होते हैं, जो इसमें हम टेक्निक को चूज़ करते हैं और फाइनेंशियल अल्टरनेटिव जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो वो उसकी फिक्स कैपिटल मतलब एक तरीके से जो स्थिर पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसकी विशेषता यहाँ पर बतानी है। तो आप पाओगे कि तकनीक कौन सी लेना चाहते हैं वो डिपेंड करती है कि आप स्थिर पूंजी कितनी लगाओगे। तकनीक अगर मानव आधारित है तो आपको पैसा कम चाहिए, तकनीक अगर मशीन आधारित है तो आपको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, जो वो नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो वहाँ पर बताना था आपको। वित्तीय विकल्प आपको पता है कि भाई हम या तो जो है प्रतिभूतियों के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या
हम विभिन्न प्रकार के लोन जो हैं उनसे लेकर भी हम कर सकते हैं। तो अगर हमें मशीन वगैरह ख़रीदनी है, ठीक है, जो इसका मतलब स्थिर पूंजी को ख़रीदना है, तो हमें फिर ऑब्वियसली है ज़्यादातर हम किसकी तरफ जाते हैं, जो हमारे अंश होते हैं, शेयर होते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। पर ये क्योंकि फ़िक्स कैपिटल नहीं बनाना चाहते, लो इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, तो इसलिए ये क्या करेंगे, दूसरे विकल्प की तरफ जाएंगे, जहाँ पर ये ऐसे मॉडल को चूज़ करेंगे जिसके अंदर व्यवसाय में जो है पट्टे पर चीज़ें खरीदी जा सकें, जिसको हम लीज़ पर कहते हैं। तो ये उस विकल्प को ज़्यादा चुनने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर बतानी थी हमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। ये भी 4 ही मार्क्स का था, इससे पिछले वाला भी ये भी 4 ही नंबर का है, जहाँ पर बोला गया है कि आपको ये जो कंज्यूमर की 2 राइट्स हैं उनको मतलब कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो उपभोक्ता को अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हो, उनको एक्सप्लेन करें। तो आप ये कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये चैप्टर बड़ा सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आ गए और FW टेलर की बात कर रहे हैं। 3 उसके यहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल्स लिए हैं, उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा पूछा गया है, आप उसको आसानी से आंसर दे सकते हो कि साइंस यूज़ करनी है, रूल ऑफ थंब नहीं, वही जो लाल फीता सही है उसको नहीं करना। रीज़न बेस्ड होना चाहिए, उसके आधार पर ही आप चुनें। हारमनी होनी चाहिए, रिश्ते जो हैं वो क्या होने चाहिए, सद्भाव वाले होने चाहिए, आपस में लड़ाई ना हो, ऐसे रिश्ते रखने चाहिए, ठीक है, जब मतलब कि आपस में सहयोग समन्वय की स्थापना हो वहाँ पर। और प्रत्येक व्यक्ति को उसके जो सबसे बड़ी जो उसके अंदर की योग्यता होती है उसको पूरा यूज़ करना और उसकी विकास करना, साथ ही साथ अपने संगठन का भी विकास करना। ये 3 सिद्धांत उन्होंने दिए थे, इन तीनों को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये भी एक तरीके से सीधा साधा क्वेश्चन पूछा गया था, कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। यहाँ से अब आपका 6 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो 6 नंबर में पूछा गया था कि वो भी शायद पिछले वाला भी 6 का ही था, ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये भी 2-2 नंबर का एक पार्ट था, तो ये भी 6 मार्क्स का था। तो प्लानिंग इज़ वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। तो ये आपको पता ही है कि जब हम नियोजन करते हैं तो उसमें भारी लागत आती है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। तो अपने उत्तर के समर्थन में कोई 4 कारण बताओ। तो एक तरीके से आपको सीमाएं बतानी है नियोजन की कि उसमें क्या कमियां होती हैं, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि आपको ये बताना है कि पैसा ज़्यादा क्यों लगता है। सीमाएं ना भी बताना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमाएं इसके अंदर हमें नहीं बतानी, हमें सिर्फ ये बताना है कि नियोजन जो है वो बहुत ही ढंग से, मतलब कि एक बहुत ही प्लानिंग के थ्रू करते हैं, इसलिए उसमें लागत ज़्यादा आती है। तो आपको एक तरीके से यहाँ पर ये बताना है कि नियोजन में हम क्या क्या करते हैं। तो एक तरीके से हम घूम फिर कर बात ये करना चाहते हैं कि नियोजन का महत्व बताओ, कि नियोजन क्यों इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, जिसकी वजह से उसमें इतनी भारी लागत आती है। तो अपने समर्थन के उत्तर में जब हम 4 देंगे तो हमें महत्व बताना है। तो कोई भी बता दो आप कि नियोजन दिशा प्रदान करता है, नियोजन अनिश्चितताओं के खतरों को कम करता है, नियोजन अति व्यय और व्यर्थ की गतिविधियों को कम करता है, नियोजन नवीन विचार को बढ़ावा देता है, नियोजन निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है, नियोजन नियंत्रण के लिए मानक स्थापित करता है। तो ये काम वो करता है। इसके अगर आप नीचे वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ भी आप यही पाओगे कि यदि परियोजना महत्वपूर्ण है तो अधिक विकल्प उत्पन्न होने चाहिए और संगठन के सदस्यों के बीच अच्छी तरह से चर्चा होनी चाहिए। तो उपरोक्त चर्चा जो की जा रही है वो योजना की प्रक्रिया के कदम को पहचानना है और समझना है, और बाकी जो चरण बच जाते हैं, मतलब कि यहाँ फिर आपसे प्रक्रिया पूछी है तो प्रक्रिया के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर नियोजन की प्रक्रिया को आपको पूरा करना है। एक चरण उन्होंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है कि अधिक विकल्प हमारे पास होने चाहिए और उनके बीच में उसकी चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो यहाँ पर कर रहे हैं कि कार्यवाही के वैकल्पिक जो भी ऑप्शन है उनको पहचानना, यहाँ पर वो काम हो रहा है। उसके बाद मैं उन वैकल्पिक जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, उन विकल्पों का मूल्यांकन मैं करूँगा। उनका मूल्यांकन करने के बाद मैं उसका चयन करता हूँ। चयन करने के बाद मैं योजना को लागू करता हूँ और लागू करने के बाद फीडबैक ली जाती है। तो इसका मतलब हम कार्यवाही को पालन करते हैं। तो ये स्टेप थे नियोजन प्रक्रिया के, जिनको आपको एक्सप्लेन करना था। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 33 है ये फिर 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और ये कहता है कि एक
S&M लिमिटेड और अधिकांश अन्य कंपनियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक बड़े निगम के रूप में काम करने की बजाय यह 180 छोटी कंपनियों के रूप में संचालित होता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट उत्पाद और क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। प्राधिकरण के चयनात्मक फैलाव को लागू करता है, निर्णय निर्माताओं को स्वायत्तता के लिए आवश्यक निर्णय लेने के लिए पहचानता है, प्राधिकरण बनाने के आदेश की श्रृंखला को नीचे धकेल देता है। यह कंपनी को ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ संचार करने की छोटी छोटी लाइन बनाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें पढ़ो तो ये यहाँ पर विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो हमें विकेंद्रीकरण पहले इसका आंसर देना था और फिर उसके कोई भी जो 5 महत्व हैं वो बताना था। इस तरीके से आपके नंबर पूरे हो जाते। तो आप बता सकते हो कि अधीनस्थों के बीच पहल का विकास करता है, भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास करता है, डिसीजन जल्दी आते हैं, त्वरित निर्णय आते हैं, शीघ्र निर्णय आते हैं, शीर्ष प्रबंधन को राहत मिलती है, विकास सुगम होता है और बेहतर डिसीजन लिए जाते हैं, बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। अब आज का ये यहीं पर यही था कि आइडेंटिफाई द फिलोसफी दैट इज़ बीइंग फॉलोड बाय S&M लिमिटेड थ्रू विच इट इज़ डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये जब वर्ड लिख दिया, यहाँ से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। अब ये आज का और इस वीडियो का और पूरे सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक में तो एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग के बीच में डिफरेंस बताने थे। तो आपकी एनसीईआरटी में हर बुक में वो डिफरेंस दिए हुए हैं, आप बता सकते हैं, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। दूसरे में आपसे पूछा गया था कि एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर पॉपुलरली नोन एज 4 P's, तो उन चारों P's को बताना है। तो वो चारों P आपको पता है, कोई खास बात नहीं है। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है, दूसरा जो हमारा होता है प्रोडक्ट को हम उत्पाद कहते हैं, दूसरा हमारा प्लेस होता है, ठीक है, तीसरा हमारा प्राइस होता है और चौथा हमारा प्रमोशन होता है। इन्हीं चारों को आपको एक्सप्लेन करना था। प्रमोशन को हम जो है वो संवर्धन की प्रक्रिया कहते हैं, प्राइस आपको पता ही है मूल्य होता है, प्लेस को वैसे स्थान कहते हैं पर आप किसी और शब्द से भी हम चाहे इसको शायद बीच में यूज़ करते हैं। तो ये वो 4 P's हैं जिनको हमको एक्सप्लेन करना था। हर P का आपको 1.5 नंबर मिलना था। तो सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, पर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कुछ अवेलेबल नहीं था। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को कुछ दिया जा सके। इसकी वीडियो की के साथ जो मेरे नोट्स हैं वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अगले 2-3 दिन में, उनमें थोड़ी सी करेक्शन करके। बाकी आज की वीडियो के लिए अब इतना ही। थैंक यू।